और बार की तरह इस बार भी बजट से सभी को अलग अलग तरह की उम्मीदें हैं। आज तक की टीम पंजाब में अटारी यानी कि पाकिस्तान की सरहद से लगते हुए इलाके में पहुंची, जिसका नाम है महावा। यहाँ किसानों के सामने किस तरह की चुनौतियां हैं और किसानों को इस बार के बजट से उम्मीदें क्या हैं, इस रिपोर्ट के जरिए जानिए। जिनकी आवाज को मान्यता होती है, वैसी आवाज चारों तरफ से सकारात्मक संदेश लेकर के आ रही है। महामहिम राष्ट्रपति जी, फसलों के एमएसपी में वृद्धि करते हुए मेरी सरकार छोटे किसानों के साथ मजबूती से खड़ी। बजट से पहले इन बयानों से सरकार में एक नई उम्मीद जगाना चाहती है, लेकिन सरकार से जमीन तक आते आते ये उम्मीद कहीं दम तोड़ती तो नजर नहीं आती। इसी की पड़ताल करने आज तक की टीम पंजाब में अटारी यानी पाकिस्तान की सरहद से लगते इलाके के महावा गांव पहुंची। आज तक इस वक्त पहुंच चुका है भारत के आखिरी गांव महावा गांव, जहां पर हम आज बात करेंगे किसानों से, क्योंकि यहां पर किसानों को कितनी दिक्कत है जब आप बॉर्डर एरिया में रहते हैं। ये वो अन्नदाता हैं जो देश की 120 करोड़ आबादी का पेट भरते हैं। देश की अर्थव्यवस्था में खून पसीने से की गई खेती का 14% योगदान है, मगर बीते वर्षों में खेती की हिस्सेदारी कम हो रही है। आखिर क्यों? 6000 छड़ के 2 रुपया नहीं आ रहा, 2 किस्तें आई है, बाद में कुछ आया नहीं है। और जिसको आ जाता है वो बोलता भी हमारे पास है, सब कुछ आ गया है, इसलिए बोलते भी वो 4 दे दे, हमें 6000 भी नहीं चाहिए और भी नहीं कुछ चाहिए, मुफ्त में नहीं चाहिए। हमारा जो फसल का रेट है वो सही दिया गया। ये इलाका पाकिस्तान बॉर्डर के करीब है, जहां सीमा से 50 किलोमीटर तक के इलाके की निगरानी बीएसएफ के हवाले है। पाकिस्तान की हरकतें अक्सर खेतीबाड़ी में रोड़ा बनकर सामने आती है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ महावा गांव में, जहां के किसान हमारे साथ इस वक्त हैं और उनसे बात करते हैं कि वो क्या चाह रहे हैं बजट में। हम ये इस बजट से उम्मीद करते हैं भी बजट हमारे को सबसे ज़्यादा, जैसे पंजाब में तो बजट इन्होंने देना ही देना है, सरहदी एरिया को पैकेज ज़्यादा दे दिया है। सरहद से लगती जमीन पर खेती में कई मुश्किलें आती हैं। सुरक्षा कारणों से बीएसएफ इन किसानों को सुबह 9 से शाम 4 बजे के बीच ही इन इलाकों में जाने देती। 9 से 4 हम खेती कर सकते हैं, तो उससे हमको काफ़ी दिक्कतें आती हैं। तो हम ये चाहते हैं भी जो ताल फिक्स लैंड से आगे हमारी ज़मीन है, उसका ठेका जो दिया जाता है, गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट दे रही है, 10,000 रुपया देती है, तो उसको बढ़ाकर हमारे को अपना 30,000 किया जाए। मैडम 8,000 से इतनी महंगाई से क्या बनेगा? इतनी महंगाई से 8,000 से क्या बनेगा? बहुत मुश्किल है। जो 9 बजे से लेकर 4 बजे तक उठे काम करता है आदमी, बहुत ज़्यादा मुश्किल है। तो हम तो बोलते हैं काट से कम भी 30,000 रुपया जड़ा है ना, जो पर आपको मिलता है। अब किसानों की 13वीं किश्त का इंतजार है। मेडिकल है हमारे बच्चे इधर पंजाब को फ्री मिलना चाहिए। एजुकेशन है, उसके मुश्किलें काफ़ी आ रही है, देखा गया है। तो एजुकेशन का गवर्नमेंट को कोई भी ख्याल नहीं है। किसान चाहे किसी भी सूबे या मुल्क के हों, मौसम की मार से खेती में खड़ी फसल और जान माल को होने वाले नुकसान को बचाने की बड़ी चुनौती रहती है। हमारा जब फसल बर्बाद हो जाता है, धान गिर जाता है, वो तो 10 पैसे का भी नहीं रह जाता, तो गवर्नमेंट तो 5 रुपए नहीं देती है। तो हम तो चाहते हैं हमको 50,000 रुपया मिलना चाहिए। किसानों की समस्या कोई एक नहीं है, और फिर किसान अगर महिला है तो उस पर घर चलाने की भी जिम्मेदारी है। तो कई बार सब्र का बांध टूटता है तो दर्द आंसू बनकर छलक जाते हैं। मतलब कोई सहूलत नहीं है, हमारे बच्चों को दूर पढ़ने के लिए जाना पड़ता है। कोई मेडिकल, कोई मतलब हॉस्पिटल कोई हमारे नज़दीक नहीं है, बहुत दूर जाना पड़ता है, बहुत मुश्किलें हैं। इन सब के बीच पंजाब में एक सबसे बड़ी समस्या भूजल के गिरते स्तर की आ रही है। दरअसल गेहूं और धान जैसी फसलों में पानी की खपत ज्यादा होती है। पंजाब सरकार ने किसानों को दूसरी फसलें उपजाने को कहा है, लेकिन सवाल यही है कि क्या उनकी सही कीमत मिलेगी? जो मर्जी इसमें बोलो वही उगेगा, पर जब हमारे को उसका मूल्य ही नहीं मिलता तो फिर हम क्या करें? दिन ढलने लगा, हमने चौपाल से खेतों का रुख किया। यहाँ किसान जल्दी जल्दी अपना काम निपटाने में जुटे थे। बजट को लेकर बातचीत शुरू हुई तो कई उम्मीदें खुलकर सामने आई। उनमें से एक थी एमएसपी की गारंटी। एमएसपी दें हमारे को। बजट में हमको उम्मीद है सरकार से कि सरकार ने वादा किया था दिल्ली मोर्चे में भी एमएसपी की गारंटी देंगे।
मैं गारंटी दें इनकी MSP की। ਅਸੀਂ ਮੈਮ ਖੁਦ ਕਮਾ ਕੇ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਮੁਫਤ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਸਾਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਸਾਡੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਤੇ ਵੱਧ ਰੇਟ ਮੁਫਤ ਦਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਏ। ਨਹੀਂ ਮੈਡਮ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੁਫਤ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਆਪ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੱਕ ਹੈ ਉਹ ਮਿਲੇ, ਵੀ ਫਸਲ ਦਾ ਰੇਟ ਜਿਹੜਾ ਦੁੱਗਣਾ ਹੋ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਇਸ ਟਾਈਮ ਤੇ, पर नहीं होया। जैसे 2000 है कणक का तो 4 होना चाहिए था, इसलिए बोलते भी वो 4 दे दे, हमें 6000 भी नहीं चाहिए और भी नहीं कुछ चाहिए, मुफ्त में नहीं चाहिए। हमारा जो फसल का रेट है वो सही दिया जाए। फसलों के भाव सही मिलना, जो खाद दवाई है उसमें बहुत महंगाई हो चुकी है, उसमें सरकार पक्षों मुझे सब्सिडी चाहिए, वो कुछ नहीं मिलता। जो खाद दवाई है उसके भाव तो दुगने चौगुने हो गए हैं, तो जो मतलब हमारी फसल है उसका भाव वहीं खड़ा है। आज तक आखिरी गांव पर पहुंचा है, अटारी बॉर्डर के पास ये गांव, और यहाँ पर क्या है कि महावा गांव ये, जहाँ से आप समझिए कि कुछ खेती उनकी उस जो जीरो लाइन है वहाँ पर भी है, फेंसिंग के पास में, जिसमें बता रहे हैं जैसे कि 2 घंटे के लिए खुलता है। इनको दिक्कतें होती हैं, ये कह रहे हैं या तो सरकार उसे खुद ले ले, उसका मुआवजा हमें दे दे, या फिर हमें कुछ ऐसी सहूलियत दे ताकि हम वहाँ पर भी अच्छी तरीके से खेती कर पाएँ। तो ये बॉर्डर में जो किसान है, बॉर्डर एरियाज़ में जो हमारे किसान रहते हैं, उनकी अलग तरीके की समस्याएँ हैं। सिर्फ किसान, एक किसान के तौर पर तो उनके जो चैलेंजेस मौसम को लेकर और MSP को लेकर जो हैं वो हैं, लेकिन यहाँ बॉर्डर एरिया में होने की वजह से अलग ही चैलेंज उनको फेस करना पड़ता है। कैमरामैन हिमांशु के साथ अर्पिता आर्या, आज तक। पंजाब के पूर्व डिप्टी सीएम ओम प्रकाश सोनी के खिलाफ चल रही जांच मंगलवार को जारी रही। चंडीगढ़ से अमृतसर पहुंची विजिलेंस की टीम ने OP सोनी के एक होटल में छापेमारी भी की। इससे पहले विजिलेंस की टीम उनके घर और दूसरे ठिकानों पर भी रेड कर चुकी है। अब तक की छापेमारी में क्या मिला है, विजिलेंस टीम को देखिए। पूर्व डिप्टी सीएम OP सोनी की बढ़ी मुश्किलें। OP सोनी की प्रॉपर्टीज की जांच हुई तेज। विजिलेंस टीम ने अब होटल पर की रेड। पंजाब के पूर्व डिप्टी सीएम और कांग्रेस नेता ओम प्रकाश सोनी की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही। विजिलेंस ने OP सोनी के खिलाफ अपनी जांच और तेज कर दी है। विजिलेंस की टीम ने पहले उनके घर और दूसरे ठिकानों पर रेड की। आज विजिलेंस टीम अमृतसर में उनके होटल सरोवर पोर्टुगो पहुंच गई और दिन भर छानबीन की। टीम ने OP सोनी के प्रॉपर्टी के कागजों की जांच की, साथ ही प्रॉपर्टी असेसमेंट भी की गई। जानकारी के मुताबिक सोमवार को चंडीगढ़ से पहुंची टीमें सीधे पूर्व डिप्टी सीएम के फार्म हाउस पर पहुंची। विजिलेंस के अधिकारियों ने बताया कि OP सोनी की आमदनी से ज्यादा इनकम के संबंध में इंक्वायरी चल रही है, इसीलिए चंडीगढ़ से ये टीम पहुंची है। अभी तक जो प्रॉपर्टीज सामने आई हैं, उनकी जाँच की जा रही है। श्री ओम प्रकाश सोनी जी है, साबके मुख्य मंत्री, उप मुख्य मंत्री, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇਹਦੀ ਆਮਦਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਸੰਬੰਧੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਖੁੱਲੀ ਹੈ ਵਿਜੀਲੈਂਸ। ਉਹਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਆ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਆਈ ਆ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਟੈਕਨੀਕਲ ਟੀਮ, ਤੇ ਹੋਟਲ ਦੀ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤੇ ਅਜੇ ਜਿਹੜਾ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ। विजिलेंस की टीम में फार्म हाउस और होटल के अलावा एक गोदाम में भी जांच कर रही है। वहीं OP सोनी अपने बैंक और प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट जमा करवा चुके हैं, जिनकी जांच की जा रही है। OP सोनी 5 बार के विधायक हैं, पंजाब के उप मुख्यमंत्री रहे हैं, लेकिन अब उन पर विजिलेंस का शिकंजा कसता जा रहा है। विजिलेंस ब्यूरो की तरफ से दिसंबर 2022 को OP सोनी के घर पर नोटिस दिया गया था। उसमें उन्हें आय संबंधित जानकारी और ब्यौरा पेश करने के लिए कहा गया, जिसमें 2017 से 2022 तक की आय की जांच की बात कही गई। अब इसी मामले में उनके ठिकानों पर रेड जारी है। अमित शर्मा, अमृतसर, आज तक। पंजाब के कैबिनेट मंत्री बलजीत कौर के घर के बाहर बेरोजगार ETT अध्यापकों के प्रदर्शन को 100 दिन पूरे हो चुके हैं। प्रदर्शनकारी तंबू लगाकर धरने पर बैठे हुए हैं। आरोप इनका यह है कि सरकार से कई बार मीटिंग्स हो चुकी हैं। मुख्यमंत्री के OSD भी जल्द मांगे मानने का आश्वासन दे चुके हैं, लेकिन सरकार ने अभी तक उनकी कोई सुध ली ही नहीं। इनका कहना यह भी है कि सरकार अगर मांगे नहीं मानती है तो आंदोलन का दायरा और बड़ा हो जाएगा। ਮਤਲਬ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮੌਸਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਆ, ਪੂਰੀ ਸਰਦੀ ਜਿਹਨੂੰ ਪੋਹ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਸਾਡਾ ਸਾਰਾ ਇੱਥੇ ਲੰਘਿਆ। ਦਿਨ ਰਾਤ ਅਸੀਂ ਬੈਠੇ ਰਹੇ ਆ, ਪਰ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਤਰਸ ਨਹੀਂ ਆਇਆਗਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਹਰਿਆ ਪੈਨ ਸਾਡੀਆਂ ਹਿੱਕਾਂ ਤੇ ਚਲਾਇਆ ਤੇ ਸਾਡਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਆਰਡਰ ਮਿਲਣ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ, ਉਹ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਰਾਹੀਂ ਕੱਢ ਕੇ ਸਾਡੀ ਭਰਤੀ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਆਰਡਰ ਮਿਲਣ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ, ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਕੱਢ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਸਾਡੇ ਆਰਡਰ ਖੋਹ ਲਏ ਗਏ। ਸਾਡੀ ਜੁਆਇਨਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਰੋਕ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।
पंजाब में मोहल्ला क्लिनिक की जोर शोर से प्रचार किया जा रहा है। मोहल्ला क्लिनिक में डॉक्टर, दवाई, जांच, इलाज सब कुछ मुफ्त है। मोहल्ला क्लिनिक में किस तरह से इलाज किया जाता है, इसका रियलिटी चेक आपको दिखा देते हैं। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਚੁਣਾਵਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗਰੰਟੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸੀ, ਜਿਸ ਗਰੰਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗਰੰਟੀ ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕ ਦੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ 400 ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕਨਵੀਨਰ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੁਆਰਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਸੋ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਇੱਕ ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹਾਂ, ਜਿੱਥੇ ਜਾਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਆਖਿਰ ਕੀ ਜਿਹੜੀ ਗਰੰਟੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੁਆਰਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਉਹ ਕੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਕਲੀਨਿਕ ਹਕੀਮਾ ਗੇਟ ਅਸੀਂ ਪੁੱਜੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ 15 ਅਗਸਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ 15 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੁਆਰਾ 100 ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਥੋੜੇ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ 400 ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕ ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਸੋ ਲੋਕ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਵਾਈ ਲੈਣ ਆਏ ਆ। ਪਾਪਾ ਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ ਕੀ ਹੈ? ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਵਾਈ ਲੈਣ ਆਏ ਹੋ, ਇਸ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਫਾਇਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ? ਫਾਇਦਾ ਥੋੜਾ ਹੀ ਆ ਫਰਕ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ। ਹੁਣ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਹੋ ਗਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਆਏ ਤੇ ਕੀ ਟਾਈਮ ਲੱਗਦਾ ਵਾ ਜਾਂ? ਟਾਈਮ ਲੱਗਦਾ ਜੀ, 20 ਮਿੰਟ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ, ਘੰਟਾ ਵੀ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਔਰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ। ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਹੋ ਗਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਆਏ? 15 ਮਿੰਟ ਹੋ ਗਏ। ਸੋ ਹੋਰ ਵੀ ਲੋਕ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਭਾਜੀ, ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਕੀ ਇਸ ਦੇ ਫਾਇਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਹੈ ਕਿ ਨੁਕਸਾਨ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਹੈ? ਨਹੀਂ, ਫਾਇਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ। ਫਾਇਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ। ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਹੋ ਗਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਏ ਇੱਥੇ? ਮੈਨੂੰ ਹੋ ਗਿਆ ਘੰਟਾ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਹੋ ਗਿਆ ਮੈਨੂੰ। ਹਾਂਜੀ। ਕੀ ਟਾਈਮ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੱਗਦਾ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ? ਟਾਈਮ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਕੋਈ ਟਾਈਮ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਪਿਆ। ਤੇ ਦਵਾਈਆਂ ਵੀ ਅੰਦਰੋਂ ਫ੍ਰੀ? ਦਵਾਈਆਂ ਅੰਦਰ ਫ੍ਰੀ ਮਿਲਦੀ ਪਈਆਂ। ਹਾਂਜੀ। ਟੈਸਟ ਕਰਾਏ? ਟੈਸਟ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਰਾਏ, ਫ੍ਰੀ ਕੀਤੇ। ਟੈਸਟ ਵੀ ਫ੍ਰੀ ਕੀਤੇ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਸੋ ਬਿਲਕੁਲ ਟੈਸਟ ਤੇ ਦਵਾਈਆਂ ਬਿਲਕੁਲ ਫ੍ਰੀ ਅੰਦਰੋਂ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ। ਸੋ ਡਾਕਟਰ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਅੰਦਰ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕ ਦਾ ਜਿਹੜੀ ਸਹੂਲਤ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੁਆਰਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਸੋ ਉਸ ਦਾ ਲੋਕ ਫਾਇਦਾ ਚੁੱਕਦੇ ਜ਼ਰੂਰ नजर आ रहे हैं। अमृतसर के शहीद उधम सिंह कॉलोनी में पिछले 70 साल से रह रहे लोगों से वक्फ बोर्ड की टीम उनके घर खाली कराने की कोशिश में है, जिससे लोग आक्रोशित हैं। पूरा का पूरा मामला क्या है, इस रिपोर्ट के जरिए जानिए। 20 साल हो गए ने मरे हुए बंदे दे उत्ते ए केस कर रहे ने ते केस कारण तो देखो जी ए जित भी जांदे ने, ऊपर ही बंदा मरिया होया ते ओदे तो ही जित जांदे आ केस। बोर्ड दे ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਫਿਸ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਆ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇ ਕਿ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਸਾਡੀ ਆ, ਆ ਵੇਖੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪ੍ਰੂਫ ਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਚੀਜ਼ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਜ਼ਮੀਨ ਤਿਆਰ ਨਾ ਕਰੋ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਜਦੋਂ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਨੇ ਇਹ ਗਲੀਆਂ ਡਿਵੈਲਪ ਕੀਤੀਆਂ 2015 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਰੇ ਬੰਦੇ ਕੋ ਕੇਸ ਜਿੱਤ ਰਹੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਕੀ ਲਿਖ ਰਹੇ ਨੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਿ 2016 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬੰਦਾ ਸਾਨੂੰ ਮਰਿਆ, ਬੰਦਾ ਹੀ ਇੱਕ ਕਬਜ਼ਾ नहीं ਲੈਣ ਦੇ ਰਿਹਾ। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटर और वेस्टइंडीज के विस्फोटक बल्लेबाज क्रिस गेल मंगलवार को जालंधर पहुंचे। क्रिस गेल क्रिकेट का सामान बनाने वाली जालंधर बेस्ड कंपनी के दफ्तर पहुंचे, जहां कंपनी प्रबंधकों के साथ साथ स्थानीय विधायक शीतल अंगुराल ने उनका स्वागत किया। क्रिस गेल इंटरनेशनल क्रिकेट में इसी कंपनी के बैट के साथ खेलते हैं। जालंधर पहुंचने के बाद क्रिस गेल ने कंपनी के प्रबंधन से क्रिकेट के सामान से जुड़ी जानकारियां भी ली। उन्होंने कंपनी की तरफ से बनाए जा रहे प्रोडक्ट्स के बारे में भी काफी बातचीत की। कहने को हॉकी भारत का राष्ट्रीय खेल है, पर जितनी तवज्जो क्रिकेट और उसके खिलाड़ियों को दी जाती है उससे हर कोई वाकिफ है। अब हम आपको एक ऐसे ही हॉकी प्लेयर के संघर्ष की कहानी दिखाते हैं, जो नेशनल लेवल पर देश के लिए हॉकी खेल चुका है और आज गुमनामी की जिंदगी जीने के लिए मजबूर है। मैदान में अपने हॉकी के शॉट्स दिखाते इस खिलाड़ी को देखिए। अपने बेटे को हॉकी के दांव पे सिखाने वाला ये खिलाड़ी कभी देश के लिए खेला करता था। ये है हॉकी के गुमनाम खिलाड़ी परमजीत कुमार। इनके सर्टिफिकेट्स और मेडल्स देखकर आपको भी लगेगा कि जरूर इस खिलाड़ी की जिंदगी बड़ी अच्छी रही होगी और ये खुशहाल जिंदगी जी रहे होंगे। पर अब आपको इस गुमनाम खिलाड़ी की जिंदगी का वो पहलू दिखाने जा रहे हैं जिसे देखकर आप शायद यकीन न कर पाएं। अपने कंधों पर बोझा उठाए ये वही परमजीत है जो अपने लिए 2 वक्त की रोटी के लिए हर दिन संघर्ष करते हैं। दिहाड़ी मजदूरी कर
पहरेदारी कर गेहूं और धान के बोरे उठाकर ये बहुत मुश्किल से अपनी जिंदगी काट रहे हैं। इस खिलाड़ी ने 1-2 बार नहीं बल्कि 9 बार राष्ट्रीय स्तर पर हॉकी खेली है और 2 बार भारतीय हॉकी टीम के लिए इनका चयन भी हुआ है। परमजीत की हंसती खेलती जिंदगी बर्बाद होने के पीछे एक हादसा है। एक छोटे से एक्सीडेंट में उनके हाथ में चोट लग गई और वो 2 साल हॉकी से दूर हो गए। पर जब मैदान पर उन्होंने वापसी की तो खुद को अकेला ही पाया। उनकी बाकी टीम उनसे बहुत ही आगे निकल चुकी थी। एक वक्त था जब परमजीत भारतीय हॉकी टीम के कप्तान रुपिंदर पाल सिंह के साथ हॉकी खेला करते थे, पर अब गरीबी के बोझ तले दबे परमजीत अपने परिवार का लालन पोषण करने के लिए मजदूरी कर गुजारा करने को मजबूर है। सर मैंने हॉकी स्टार्ट की तकरीबन ज़्यादा हॉकी खेली है स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया पटियाला में, उस सेंटर में, और सारी नेशनल पार्टिसिपेट भी मैंने वहाँ रह के की है, इंडिया रिप्रेजेंटेटिव मैंने वहाँ रह के की है, और थोड़ी सी फिजिकली प्रॉब्लम होने के कारण मैं इतना डाउन चला गया ये। तो देखा गया अभी आप दिहाड़ी मजदूरी भी करते हो, तो कैसे घर का गुजारा कितनी कमाई हो जाती है आपकी रोज? कमाई 300-350 400 रुपया हो जाती है कमाई। गुजारा तो नाम का गुजारा ही है, बस खाना खा रहे हैं एक टाइम बस ओनली। परमजीत ने कई बड़े खिलाड़ियों के साथ हॉकी का गेम खेला है। इतनी परेशानियों के बावजूद वो अपने बेटे को भी हॉकी प्लेयर बनाने का सपना देखते हैं और साथ ही सरकार से एक सरकारी नौकरी की उम्मीद करते हैं। हाँ जी, जो सपना मैंने देखा था मैं वही सपना अपने बच्चे में देखना चाहता हूँ। अगर सरकार मेरी मदद करे तो मेरे को थोड़ा आसान हो जाएगा। सरकारों से क्या मांगे? सरकारी जॉब। परमजीत के साथी मजदूर भी बस यही कामना करते हैं कि इन्हें सरकारी नौकरी मिल जाए, क्योंकि एक इतने अच्छे प्लेयर को मजदूरी करते देख उन्हें भी अच्छा नहीं लगता। साडी सरकार ਨੂੰ ਇਹੀ ਦਰਖਾਸਤ ਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਦੇਸ਼ ਦਾ ਨਾਮ ਰੋਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਜੀ। ਠੀਕ ਆ, ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਇਹੀ ਮੰਗ ਆ ਕਿ ਹੋਰ ਚਾਹੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਮਿਲੇ ਚਾਹੇ ਨਾ ਮਿਲੇ, ਪਰ ਇਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਟਰਗਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਔਰ ਮਿਹਨਤ ਕਰ ਵੀ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਵੀ ਇੰਡੀਆ ਖਿਡਾ ਸਕਦਾ ਜੀ। ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਇਹਦੀ ਬਾਂਹ ਫੜ ਲੇ ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ अपने बच्चे ਨੂੰ भी स्टैंड देश वास्ते कर सकता है। पंजाब में सरकार बदली है तो परमजीत सिंह जैसे होनहार खिलाड़ियों के मन में एक उम्मीद भी जगी है कि सरकार उनकी पुकार सुनेगी। उन्हें ज्यादा नहीं चाहिए, उनकी मांग तो बस एक चपरासी की नौकरी की है। उम्मीद है कि मान सरकार तक इनकी गुहार पहुंचे और ऐसे खिलाड़ियों को मजदूरी करने को मजबूर न होना पड़े। फरीदकोट से प्रेम पासी के साथ आज तक ब्यूरो।